नमस्कार। आज एक दूसरी घटना, बहुत दिल दहला देने वाली घटना लखनऊ में जब मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद ही घटी थी। बात 19 जून 2015 की है। 19 जून को आफाक अहमद सनाव श्री अखलाक अहमद 344/72 भवानीगंज थाना बाजार खाला लखनऊ ये थाने पर आए और इन्होंने ये बताया कि बीती रात यानी 18 जून को उनका छोटा बच्चा 1.5-2 साल की उम्र रही होगी, बिलाल, वो अचानक खेल रहा था गली में और वहाँ से गायब हो गया। और पूरी रात हम लोगों ने ढूंढा, दिन में ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने उसको मारकर फेंक दिया, क्योंकि अभी तक उसके पास किसी तरह के पैसे के लिए या रैंसम के लिए कोई फ़ोन नहीं आया। खैर, बहुत ही गंभीर बात थी। रमज़ान का महीना चल रहा था और थाने वालों ने तुरंत उस पर एफआईआर दर्ज कर ली और उसके बाद मौके पर सारे जो वहाँ के बीट के सिपाही थे, सब इंस्पेक्टर थे, सीओ को भी बताया गया, वो भी वहाँ पर पहुँचे। आफाक के साथ ही साथ पुलिस वालों ने जगह देखनी शुरू की। उनका सब रात भर हम लोग पूरे एक एक अपने मोहल्ले के आदमियों से पूछताछ कर चुके हैं। अंतिम बार वो यहीं पर कोई 7, 6:30, 7 बजे खेलता हुआ दिखाई पड़ा था। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं लग रहा है। आप समझ सकते हैं कि इतने अबोध बालक के गायब होने की घटना कितनी गंभीर होती है। इसके पहले भी कई एक प्रकरणों में मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी अबोध बालक के गायब होने या उसके साथ कोई दुर्घटना होने में लोग अपने आप को उससे एसोसिएट कर लेते हैं। जिनके भी बच्चे हैं छोटे, उसमें वो एसोसिएट कर लेते हैं और फिर उसको परसू करते हैं और उसके लिए परेशान होते हैं। उसको ढूंढने के लिए या उसको पाने के लिए दबाव बनाते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो ऐसा होगा, वैसा होगा। ठीक इसी तरह की ये घटना थी। 18 तारीख की रात अंतिम बार यानी शाम को अंतिम बार देखा गया और उसके बाद 19 तारीख पूरी बीत गई, उसका कुछ पता नहीं लगा। उसके मोहल्ले में जितने लोगों से लोगों ने परिवार वालों ने बात की, ऐसा पूरा मोहल्ला भी इकट्ठा हो गया। जहाँ अंतिम बार जिसने भी बताया कि मैंने यहाँ देखा था, मैंने यहाँ देखा था, तो कुछ अंदाज ये लगा कि साहब यहाँ अंतिम बार देखा गया और इसके बाद से अचानक गायब हो गया। तो जो 7-8 मकान उस दायरे में, उस घेरे में आते हैं, मोहल्ले वालों ने अपने स्तर से सबसे, क्योंकि उसी मोहल्ले की बात थी, सब एक दूसरे को जानते थे, उन्होंने अपने स्तर से बातचीत की कि आखिर ये बच्चा यहाँ देखा गया तो गया कहाँ। जो इनके पड़ोसी थे या जो उस 5-6 मकान में आसपास थे, उनसे भी पूछा गया। एक वहाँ परिवार रहता है प्रभाकर सोनी का, क्योंकि तंग गलियां हैं, पास पास सटे सटे मकान हैं, तो उससे भी उन्होंने बताया। जब पुलिस मौके पर गई और एक एक मकान पे गई तो सबसे पूछना शुरू किया। लोग, पूरा परिवार बाहर आ जाता था और बताता था कि साहब किसी ने बताया हमारे बच्चे के साथ खेलता था, किसी ने बताया कि साहब वो यहाँ घूमते टहलते, कभी कभी बहुत छोटा बच्चा था, तेज़ी से चलने लगा था तो गली का लाडला भी हो गया था। उसी में बीच में एक मकान प्रभाकर सोनी का भी था। उसके बारे में बिलाल के परिजनों ने, मोहल्ले वालों ने बताया कि साहब इनसे भी हम लोगों ने अच्छी तरह पूछताछ कर ली है। इनके घर में भीतर भाई बहन रहते हैं और एक मामा हैं जो बाहर तखत पे सो जाते हैं और नशे के आदी हैं। उनसे भी कई बार पूछा गया, घर में हम लोगों ने देखा भी, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। अब ये बात सारी खाक छानने के बाद इसी बीच में यह आदेश हुआ कि फॉरेंसिक लैब, मोबाइल फॉरेंसिक लैब उस समय तक लखनऊ को दे दी गई थी। जब ये सूचना मेरे तक एसपी सिटी पश्चिमी ने पहुंचाई, मैंने कहा भाई एक बार इसको फॉरेंसिक एविडेंस के लिए इन लोगों को लेते जाइए, डॉग स्क्वाड को लेते जाइए, हो सकता है कोई लीड कहीं मिल जाए। वैसे भी किसी घटना की एसओपी में ये आवश्यक होता है कि आप जो आपके एजेंसीज़ हैं विद इन डिस्ट्रिक्ट, जैसे
आप वहाँ पर डॉग स्क्वाड को ज़रूर ले जाएं। अगर कोई बड़ी चोरी हुई है, बड़ा मर्डर हुआ है या इस तरह की कोई किडनैपिंग हुई है, फॉरेंसिक वालों को भेज दें कि उस समय प्राइमा फेसी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई क्लू आपको उसी घर से या आसपास के घर से मिले, तो कम से कम आपके पास अगर फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट या टायर मार्क्स अगर कुछ मिलते हैं तो उसको उठा के रख लें, उसे उसको संभाल के रख लें, उसका डॉकेट बना के रख लें कि जब इस क्राइम का खुलासा होगा तब इससे वेरीफाई किया जाएगा कि बात सही है कि गलत है। खैर, ये रूटीन है। रूटीन में अगर इस रूटीन में कोई व्यतिक्रम हो जाए, कोई चीज़ रुक जाए, जैसे अगर डॉग स्क्वाड ना आए तो लोग हल्ला मचाते हैं कि साहब डॉग स्क्वाड क्यों नहीं भेजा, ये पुलिस की लापरवाही है। या पुलिस कभी कभी मान लेती है कि नहीं साहब, इस क्राइम में तो फॉरेंसिक लैब की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनको नहीं बुलाती है। और बाद में कोई अन्यथा बात निकलती है तो पूरा लोग इकट्ठा होकर, पॉलिटिकल लोग भी इकट्ठा होकर कि साहब पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है कि उन्होंने फॉरेंसिक टीम को नहीं बुलाया था। तो खैर, फॉरेंसिक टीम भी आई और डॉग स्क्वाड भी आया। फॉरेंसिक टीम उसके घर में गई, एक एक अगल बगल जिसने जहाँ शक बताया अपना, वहाँ पे गई कि कोई एविडेंस मिले। नहीं कुछ मिला तो उनकी फ़ोटोग्राफ और वीडियोग्राफी ही कर ली उस मकान की, उस घर की जहाँ जहाँ फॉरेंसिक टीम गई। और जहाँ ये बताया कि नहीं साहब सुबह यहाँ आया था, फला जगह यहाँ आया था, ये नल के पास खड़ा था। तो जो पॉसिबिलिटी वहाँ किसी मेटेलिक सरफेस की या चिकने सरफेस की हो सकती है, वहाँ से फिंगरप्रिंट भी उठाए गए। ये ये सारे फिर डॉग स्क्वाड भी आया। डॉग स्क्वाड जहाँ पर उसका खेलना कूदना बताया जाता है। डॉग स्क्वाड की वर्किंग के बारे में आपको बता दूं कि जिस आदमी की तलाश की जाती है या किसी घटना स्थल पे कोई तलाश की जाती है, सपोज़ करिए कि किसी घटना स्थल पर जो क्रिमिनल्स हैं उनका कोई कपड़ा छूट गया हो, जूता छूट गया हो, या उन ये श्योर पता लग गया हो पीड़ित के घर से कि साहब उसने इस गिलास में पानी पिया था, या उसने इस डंडे से मारा था, या जहाँ उसका टच हो, जहाँ उसकी स्मेल थोड़ी सी बची हो, वो स्नाइफर डॉग को सूंघाया जाता है। फिर वो उसको सूंघते सूंघते उस डायरेक्शन में चलता है जहाँ उसका जाना पाया जाता है। वैसे तो डॉग स्क्वाड जो पहले थे उसमें कभी कभार बहुत रेयर केसेस में डॉग ने कोई लीड दी हो और उससे कोई क्राइम खुला हो, लेकिन ये ऐसा बहुत कम हुआ है। ये बेसिकली प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर जो वादी हैं मुकदमे के या जो लोग हैं वहाँ पर, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए ये रहता है कि चलो साहब डॉग स्क्वाड ने भी देख लिया था लेकिन कुछ पता नहीं लगा। ऐसा ही कुछ इसमें हुआ। डॉग स्क्वाड आया और वो उस जगह पे जहाँ सभी लोगों ने एक मत होकर बताया कि अंतिम बार यहाँ देखा गया था, वहाँ से उसके कपड़ों को, बच्चे के बिलाल के कपड़ों को उसको सूंघा के जब देखा गया तो वो उस जगह तक गया जहाँ पर अंतिम बार देखा जाना बता रहे थे मोहल्ले वाले। फिर वहाँ से वो निकलता था, निकल के उन्हीं 3-4 मकानों में जहाँ अंदाज़ था लोगों को, या जो जहाँ अंतिम बार देखा गया है उसके सामने के 3-4 मकान थे, वहाँ तक वो जाता था। और फिर गली के बाहर की तरफ के रास्ते की तरफ, जो बाहर की तरफ जो रास्ता गया है, वहाँ एक स्थान पर पहुँच के, खाली सा प्लॉट था, वहाँ पहुँच के वहाँ रुक जाता था। ये बात कई बार रिपीट की गई क्योंकि जितनी बार जाता था लोग कुछ न कुछ उसमें किस्सा कहानी बताते थे कि साहब ये फ़लाँ का घर है, ये फ़लाँ का घर है, ये यहाँ है, यहाँ वो देखा गया था, फलाना देखा गया था। तो खैर, जितनी बातें वहाँ मौके पर पता लगती गईं, उनसे रिलेटेड जो भी ट्रैक था, स्नाइफर डॉग को उस ट्रैक पर ले जाया गया। लेकिन उसका जो बिहेवियर था वो ये था कि वो घर से जहाँ उसको स्मेल बच्चे की मिलती थी, वहाँ से वो उस स्थान पर जहाँ अंतिम बार देखा गया, फिर लौट के फिर वो इन्हीं दोनों तीनों घरों के आसपास और फिर गली से बाहर निकलकर एक खाली प्लॉट की तरफ चला जाता था। डॉग हैंडलर से पूछा गया, जो भी मौके पर अधिकारी थे, कि भाई ये कुत्ते का जो बिहेवियर है, उसका जो मूवमेंट है, ये डॉग हैंडलर कौन होता है ये मैं बता दूं आपको। जब स्नाइफर डॉग्स किसी भी यूनिट के लिए ख़रीदे जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ CBCID के लिए ख़रीदे जाते हैं और फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट्स को दिए जाते हैं, कम से कम रेंज हेडक्वार्टर्स के सभी ज़िलों में
स्नाइफर डॉग और बम डिस्पोजल स्क्वाड में जो स्मेल करने वाले डॉग होते हैं उनकी संख्या है और काफ़ी अच्छी संख्या वहाँ पर रहती है। तो ये जहाँ से भी लाए जाते हैं, ज़्यादातर हैदराबाद से ये अलग अलग ब्रीड के डॉग्स ले आए जाते हैं। तो प्रत्येक डॉग के लिए एक हैंडलर नामित होता है। हैंडलर यानी या तो कांस्टेबल होगा या हेड कांस्टेबल होगा। डॉग वहाँ से ख़रीदा जाता है और ट्रेनिंग सेंटर पर सीआरपीएफ के और बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर नियत किया जाएगा जिसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी ट्रेनिंग कराने का, वहाँ उनको भेज दिया जाता है और 2 महीने तक वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में हैंडलर साथ साथ रहता है। ज़्यादा ट्रेनिंग हैंडलर को दी जाती है कि वो डॉग के किस बिहेवियर का कैसे इस्तेमाल करे और जो उसका बिहेवियर है उसको कैसे इंटरप्रेट करे, वो डॉग का हैंडलर होता है और उससे बहुत जुड़ाव हो जाता है। डॉग हैंडलर का डॉग से बहुत जुड़ाव होता है और डॉग का अपने हैंडलर से बहुत जुड़ाव होता है। उसके इशारे को समझता है, उसके आँख के इशारे को समझता है, उसकी आवाज़ को समझता है। आप कभी अगर डॉग स्क्वाड आपके आसपास किसी क्राइम के सिलसिले में आया हो तो आप देखिए उसको बहुत छोटे छोटे कमांड वो हैंडलर देता है, लेफ़्ट के, राइट की, गो, सिट, इस तरह के, और आप लाख चिल्लाते रहिए उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हैंडलर उसका एक शब्द कहेगा तो वो उसको तुरंत मानता है। डॉग की केनल हर पुलिस लाइन में है, अलग अलग केनल में इनको रखा जाता है। इनको जो खाना दिया जाना है होता है वो भी फिक्स होता है। इनकी दवा के लिए जो वेटरनरी डॉक्टर हैं वो फिक्स होते हैं। और कहने का कुल आशय ये कि डॉग हैंडलर उसकी पूरी केयर करता है, उसी की जिम्मेदारी होती है और जब किसी मौके पर इनको बुलाया जाता है तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक, स्नाइफर डॉग है जो इस तरह की चोरी, मर्डर या इस तरह के सामान्य क्राइम में किया जाता है, और जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ चलते हैं, जो एक्सप्लोजिव्स को डिटेक्ट करते हैं, तो वो अलग डॉग होते हैं, उनको अलग से ट्रेन किया जाता है। उनके हैंडलर उनके सब बिहेवियर के बारे में जानते हैं। तो किसी घटना के बारे में अगर डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया है तो डॉग हैंडलर से, जहाँ एक तो वो है कि सीधा सीधा गया, आपने पकड़ लिया और फिर उसके साथ पूछताछ में कड़ाई की, उसने बता दिया कि हाँ साहब ऐसा ऐसा था। और जब कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई बात किसी रिजल्ट तक आप नहीं पहुंचते हैं, तो डॉग हैंडलर से उसके बिहेवियर के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये जो इसका बिहेवियर है वो ऐसा क्यों है और इससे क्या इंटरप्रेट किया जाए। क्या उनका मानना है कि ये कहाँ पर गया होगा इसका जो मुलजिम है या इसका जो व्यक्ति है जिसकी तलाश करने के लिए डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जब उससे पूछा गया तो उसने कहा साहब जो मेरा विचार है कि जो 3-4 मकान हैं, बच्चे का इन 3-4 मकानों से कोई संबंध अवश्य है। इसके अलावा कहीं इसका कहीं और की बात इसकी मूवमेंट से नहीं समझ में आती है। उसे ये भी पूछा गया कि ये कैसे बाहर की तरफ का रास्ता बताता है। बोले ये हो सकता है कि बच्चे को कोई वहाँ तक ले गया हो और वहाँ से फिर किसी वाहन पे उसको ले गया हो, इसीलिए एक पर्टिकुलर प्लॉट के आगे वो बढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन उसका आना जाना हर हाल में इन्हीं 3-4 मकानों के आसपास ही उसका मूवमेंट घूम रहा है। तो उसके हिसाब से कि इन्हीं घरों में इसका कोई क्लू मिलना चाहिए। खैर ये इम्पॉर्टेंट बात थी। 4-5 टीमें अलग अलग से बनाई गई। जो वो घर थे 4-5 जिनमें से प्रभाकर का मकान था, बगल में कलीम का मकान था, ऐसे ऐसे 4-5 मकान थे। इन मकानों के लिए अलग अलग टीम बनाई गई। एक एक सब इंस्पेक्टर उसका इंचार्ज बनाया गया कि आप लोग जाइए और एक एक घर में इत्मीनान से सबसे पूछताछ करिए। हो सकता है कोई आपको ऐसा क्लू मिल जाए जिससे हम बच्चे की बरामदगी सुनिश्चित करा पाएँ। खैर वो देखा गया और हर एक घर में अपनी अपनी टीम गई। सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है कि पहले घर की तलाशी लो, कोई ताज़ी खुदी हुई मिट्टी तो नहीं है, किसी बक्से में ताला तो नहीं बंद है, गद्दा रजाई जहाँ रखा जाता है उसके बीच में, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था और उसको अगर बंद करके रखा गया हो या कहीं छिपा दिया गया हो या कोई अनहोनी हो गई हो, तो इस सिलसिले में पूरे दिन ये लोग अलग अलग टीम जो थी वो लगी रही कि ये
इनमें से किसी एक में मिल जाए। चूँकि वो जो कुत्ता था वो सीधे प्रभाकर के घर तक आता था और फिर अगल बगल के घरों के दरवाजे पर भी जाता था। तो प्रभाकर के घर को और अच्छी तरह से देखा गया, उसकी खूब अच्छी तरह से तलाशी ली गई। लोगों को जो उनके घर में 3 लोग थे उनसे अलग अलग करके भी पूछताछ की गई और फिर उनसे पूछा गया तो सब लोग मना करते रहे। जो प्रभाकर के घर के बाहर एक तख़्त है जिसमें उसका मामा अमित वो हमेशा बैठा रहता था वो उससे बहुत बार पूछा गया, वो साफ मना कर देता था कि नहीं साहब मुझसे कोई मतलब नहीं है। अब 3 दिन बीत गए थे। 18 शाम को वो गायब हुआ था, 19 को मुकदमा लिखा गया था, 20 हो गई, 21 हो गई और बच्चे का पता नहीं लग रहा था। आप समझ सकते हैं कि रमज़ान के महीने में शाम को कितनी भीड़ भाड़ हो जाती है। तंग गलियों में लोग इकट्ठा हो जाते थे उनके यहाँ और संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती थी। पुलिस को कोसना शुरू कर दिया लोगों ने, पुलिस के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। पुलिस की भी कुछ बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि अब आखिर क्या किया जाए। पुलिस ने इनिशियली 19 तारीख को जब मौके पे गए थे तो चूंकि मोबाइल सर्विलांस का काम उस समय बहुत तेज़ी पर था और लगभग बहुत ढेर सारे 80% से अधिक क्राइम के मामले सर्विलांस पे सीडीआर की स्टडी पर या उसकी जो उसका ट्रेंड होता है उससे पता लग जाया करते थे। तो जिन जिन घरों में जाने की बात समझ में आ रही थी या जहाँ जहाँ पुलिस को समझ में आ रहा था उन सब के मोबाइल नंबर लेकर और उनकी भी एनालिसिस की गई और सबको ये उम्मीद थी कि मोबाइल एनालिसिस में कोई ना कोई क्लू हमको ऐसा मिल जाएगा कि हम बच्चे को बरामद कर सकते हैं। इस बीच बराबर ये भी देख रहे थे कि कोई रैंसम कॉल तो नहीं आती है। हो सकता है क्योंकि आफाक मियाँ ये जो लड़के के बच्चे के बिलाल के फादर थे वो ट्रांसपोर्टर थे। थोड़ा बाकी जो बस्ती में लोग उस मोहल्ले में लोग रहते थे उनसे अच्छी इनकी माली हालत थी। तो नज़र भी उन पे लोग रखते थे कि काफ़ी पैसा इनके पास हो गया है। तो ये भी अंदाज़ लगाया गया कि हो सकता है इसको रैंसम के लिए किडनैप किया गया। 18 को रात में गायब हुआ, हो सकता है उसको कहीं दूर ले गए हों। 19 को भी कोई कॉल नहीं आई, 20 को भी कोई कॉल नहीं आई। तो थोड़ा सा दिमाग में बेचैनी पुलिस के बढ़ने लगी कि भाई कॉल भी नहीं आ रही है, बच्चा भी नहीं मिल रहा है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो आखिर ये बात क्या है। सीडीआर की पूरी एनालिसिस कर ली गई लेकिन कुछ भी उससे कोई क्लू नहीं मिला। उसमें जो हमारी पूरी क्राइम ब्रांच थी उसको बैठा के एक एक सीडीआर पे डिस्कशन किया लेकिन उसमें कोई ऐसी कॉमन चीज़ या कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं मिली जो हमको कोई दिशा दे पाती या बच्चे की तरफ हमको कहीं बढ़ा पाती। फिर हर आदमी वही एक बात कि साहब वो कुत्ता यहाँ गया, कुत्ता वहाँ गया, कुत्ता वहाँ गया। ये हुआ कि आप डॉग हैंडलर को फिर बुलवाइए। अब की बार उससे एसपी सिटी, सीओ बाजार खाला, इंस्पेक्टर बाजार खाला, क्राइम ब्रांच के सारे लोग जो जितनी बातें आप बता रहे हैं, जितने आपको शक शुबहे हैं, इस बार उसको बुला के उससे सारी बातें क्लियर करिए कि वो अपनी अपनी बात बताए, क्योंकि डॉग के बिहेवियर के बारे में हैंडलर के सिवा और कोई अच्छी तरह से बता नहीं सकता। तो डॉग हैंडलर को बुलवाया गया और फिर उसने अपनी वही बात रिपीट की कि ये किसी 3-4 मकानों के बीच में है और एब्रप्टली वो एक जगह जाके लौट आता था। इसका एक्सप्लेनेशन उसने यही दिया कि साहब वहाँ से वो हो सकता है किसी वाहन से उसको ले गए हों, इसलिए वो आगे नहीं हो सकता। जब इस बार फिर उसने बहुत जोर देकर कहा कि इन 4 मकानों के सिवा उस बच्चे के बारे में इन्हीं चारों के बीच में है, आप इसकी फिर से पूछताछ करिए। उसके बाद फिर से पूछताछ शुरू हुई और उसने एक डायग्राम या मैप बना रखा था डॉग हैंडलर ने कि जब पहली बार उसको बच्चे के कपड़े की स्मेल सूंघाई गई थी तो वो किस किस डायरेक्शन में गया था, फिर दोबारा वो किस किस डायरेक्शन में गया था, दोबारा वो 4 बार उसको उन्होंने ये ट्राई किया था। चारों बार अलग अलग पेज पर सबका मकान और जो जगह है वो मार्क करके वो ले आया था। वो भी समझ रहा था कि डॉग भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हर बार जा रहा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो चारों को बैठ के वहाँ देखा गया और दिखाया गया। तो उससे एक बात ये क्लियर हो रही थी कि ये जहाँ पर एब्रप्टली ख़त्म हुआ है वहाँ भी ये उन्हीं 3-4 घरों के पास से गया है।
जहाँ से अंतिम बार देखा गया है वहाँ से भी इन्हीं 3-4 घरों के पास गया है। किसी एक स्पेसिफिक घर में उसका जाना नहीं पाया जा रहा था। वैसे प्रभाकर के मकान के पास वो ठिठक जाया करता था अक्सर, लेकिन 2 बार टीमों ने प्रभाकर के पूरे मकान की तलाशी ले ली थी, वहाँ कुछ भी नहीं मिला था। और वो उन पे बहुत ज़्यादा शक भी उस समय तक नहीं था किसी को। लोग ये समझ रहे थे कि कोई इनका जानने वाला ही है जिसने ऐसा किया होगा इनके व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए या इनको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो वो ये बात समझ में लोगों के आ रही थी कि हो सकता है कि ये उनके किसी जानने वाले नहीं। आसपास वहाँ बहुत से ऐसे लोग थे जो आफाक मियाँ को जानते थे, बिलाल को जानते थे। डॉग हैंडलर ने ये भी बताया कि साहब ये जो बार बार एक प्लॉट के बारे में बता दें। प्लॉट पे वहाँ बहुत ढेर सारा खाली प्लॉट था, बहुत ढेर सारा बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ था, बालू, मोरंग, गिट्टी, सरिया, इस तरह का। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर वो या तो आसपास के किसी मकान, चूँकि बहुत तंग गलियाँ हैं, पास में कोई अगर मकान बन रहा है तो बिल्डिंग मटेरियल जो लोग घर के सामने गिरा लेते हैं, गलियों में ये संभव नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल जैसे ही गिराएंगे लोग चिल्लाना शुरू करेंगे, आने जाने का रास्ता बाधित होता है। तो एक जगह रख दिया गया और फिर वहाँ से वो अपना ज़रूरत के हिसाब से उठा के ले जाते हैं। दूसरा कि कभी कभी लोकल लेवल पे लोग बेचते भी हैं वहाँ लाके, कि कहीं दूर से लाने के बजाय अगर छोटी मोटी रिपेयर के लिए किसी को सीमेंट, बालू या मोरंग की ज़रूरत है तो वो उनके यहाँ से ले लेगा। ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि डॉग वहाँ तक जाता है, वहाँ से क्यों लौट आता है। ये स्पेसिफिक सवाल जो क्राइम ब्रांच के लोग थे उन्होंने वहीं पूछा डॉग हैंडलर से। तो डॉग हैंडलर ने कहा, साहब देखिए, एक तो डॉग का बिहेवियर में आप ये समझिए कि जो स्मेल जिसके लिए हम उसको जगह जगह ले जा रहे हैं, उससे स्ट्रॉन्ग स्मेल अगर कहीं उसको मिल गई तो फिर वो स्मेल भूल जाता है ओरिजिनल। और वहाँ पर जहाँ पर जिस प्लॉट के पास है वहाँ 4 पहिया गाड़ियों के ढेर सारे टायर मार्क्स बने हुए थे। कुछ ट्रकों के थे, कुछ छोटी गाड़ियों के, कुछ ठेले के और ठेलियों के निशान वहाँ पे बने हुए थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब कोई वाहन डीजल का या पेट्रोल का वहाँ आसपास इस स्मेल के रास्ते में आ जाता है और उसकी जो प्रेजेंस है वो ह्यूमन स्मेल के आगे वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए डॉग उसके आगे वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको जिस स्मेल के पीछे वो भाग रहा है वो नहीं मिलती है। तो ऐसा लगता है कि बच्चे को यहाँ से किसी गाड़ी से ले जाया गया कोई, या बच्चे का जब तक जहाँ तक ये ट्रैक कर पा रहा है उसके बाद वहाँ कोई गाड़ी आकर खड़ी हुई हो उस प्लॉट पर जिसमें से ढेर सारा डीजल या पेट्रोल लीक हुआ हो और वो कम से कम 24 घंटे तक या 48 घंटे तक वो ह्यूमन स्मेल को अफेक्ट करता रहता है और डॉग कंफ्यूज हो जाता है। ये बात भी बहुत ज़रूरी थी, बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और इस बात को भी हम लोग ध्यान में रख रहे थे कि हो सकता है कि ये वहाँ तक ले गए हों और किसी गाड़ी से। उसने मोटरसाइकिल और स्कूटर के लिए भी बताया कि अगर उससे भी कोई आया होगा तो उसकी जो स्मेल होती है बॉडी में, जो डीजल और पेट्रोल की स्मेल होती है, उसके आगे फिर ह्यूमन स्मेल, चूँकि 3 दिन पहले 2 दिन पहले की ह्यूमन स्मेल है, वीक होगी वो स्मेल, तो वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, उसके आगे बढ़ेगा नहीं। फिर कहा गया कि भाई जब कुल मिला के यही 3-4 लोग हैं तो इनकी फिर से तलाशी ली जाए, एक एक आदमी से अलग अलग बुला के पूछताछ की जाए। मैं बुलाया गया वहाँ पर और उनसे पूछताछ शुरू हुई। मैं भी उस दिन एसपी सिटी के ऑफिस में पहुँच गया था, चूँकि रमज़ान के समय में बहुत ही संवेदनशीलता पुराने लखनऊ में बढ़ जाती है। कुछ शिया सुन्नी का विवाद वहाँ पे ज़्यादा रहता है, कभी कभी कम्युनल लाइंस पे विवाद होते हैं, तो उसको देख के वहाँ एक बहुत ही हैवी ड्यूटी लगाई जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में पीएसी और आरएएफ लगाई जाती है। तो उसका जो मूवमेंट चार्ट होता है, उसका जो ड्यूटी चार्ट होता है, वो एसपी सिटी के ऑफिस में ही बनाया जाता है। तो उसी सिलसिले में कोई छोटी मीटिंग बुलाई गई थी, अधिकारी सब आए थे, मैं भी वहाँ आया था। फिर किसी ने फ़ोन करके पूछा कि साहब उसका क्या हुआ, वो बच्चे का अभी तक पता नहीं लगा, बड़ी दिक्कत हो रही है। और पब्लिक जो है वो एकदम विरोध कर रही है, पुलिस का भी, और जो लोकल लोग थे कि संभवतः किसी सभासद का फ़ोन था। तो मैंने वहाँ पूछा एसपी सिटी, तो उसने कहा सब सारे लोग लाए हैं और सबसे अलग अलग बातचीत कर रहे हैं, यहीं ऑफिस में ले आए हैं, क्योंकि रमज़ान के समय में वहाँ पे थाने पर बिठा के बात करने में दिक्कत हो रही थी, बहुत ढेर सारे लोग आ जाया करते थे बातचीत को सुनने के लिए।
जब पूरी बातचीत हो रही थी तो जो टीम लगी थी प्रभाकर के यहाँ, मतलब एक एक सब इंस्पेक्टर और दो दो तीन तीन सिपाही की टीम बनाई गई थी कि भाई अलग से एक एक जगह पूछताछ करिए, शाम को इकट्ठा होकर और फिर बातचीत कर लेंगे, कहीं से कोई क्लू मिलेगा तो। उस सब इंस्पेक्टर का एसपी सिंह या आरपी सिंह नाम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जो उस टीम को लीड कर रहा था, जो प्रभाकर चौधरी के यहाँ थी। तो उसने बताया कि साहब हम इससे 3-4 बार प्रभाकर का मामा जो है अमित, वो बाहर वो नशे का आदी था और बाहर तख्त पर ही लेटा रहता था। अगर बाहर निकल गया है मोहल्ले के किसी काम धाम के लिए, कुछ रुपए पैसे के चक्कर में या नशे के चक्कर में निकल गया है, अदरवाइज़ वो अब उसी तख्त पर लेटा रहता था। इस बात को सब लोग जानते हैं। उससे जितनी बार भी बात की गई वो बहकी बहकी बातें करता था, तो लोग ये कह के टाल देते थे साहब नशे में है ये इसी तरह की बातें करता है। तो उससे पूछा गया क्या क्या बातें उसने बताई। कहने लगे साहब वो एक पहले तो साफ मना कर देता है कि भाई हमसे क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हो, लेकिन आज उसने ये बताया कि देखो हमसे कोई पूछताछ मत करो, मैं तरावी देखने गया था। तो एसपी सिंह ने उससे, एसपी सिंह या आरपी सिंह जो भी सब इंस्पेक्टर का नाम था, उसने पूछा भाई तुम्हारा तरावी से क्या लेना देना। तरावी पढ़ने वाले पढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं, कुछ ढेर सारी दुकानें खुली होती हैं, कुछ खाते हैं। बोले नहीं साहब मैं देखने गया था। बोले साहब इसका जवाब नहीं मिल रहा है। और फिर अब इसको वहाँ पे कौन कौन मिला था, कुछ लोगों के नाम भी उसने बताए थे कि साहब वहाँ फला फला मिले थे। अच्छा यही नहीं, एक बार इसी नशे की हालत में पूछताछ में इसने ये भी बताया कि साहब मैं ही नहीं गया था, प्रभाकर भी गया था, प्रभाकर भी तरावी देखने गया था और आप उससे भी पूछ लीजिए। फिर चुप हो जाता था। तो बोले साहब ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो ये कहा गया कि जिसका इसका नाम इसने बताया है, जाके अभी रात में ही आप लोग पूछताछ करिए कि इसको क्या वहाँ तरावी के समय देखा गया था, क्या ये हमेशा वहाँ जाता है, क्या इसका कोई ऐसा मित्र है कि वहाँ जब वो लोग तरावी पढ़ के बाहर निकलते हैं तो जो खाने पीने का सामान वहाँ गलियों में बहुत बड़ी मात्रा में बड़ी बड़ी दुकानें खुली रहती हैं, क्या वहाँ कुछ खाता है, स्पेसिफिक खाता है। ये ज़रा पता करिए कि इसकी बात में कितनी सच्चाई है। उसने जिनका जिनका नाम लिया था, रात में ही एक टीम ने उनको ढूंढ के पूछताछ शुरू की। उन्होंने बताया साहब हम लोगों को भी बड़ा ताज्जुब हुआ जब बाद में पता लगा कि मोहल्ले से आफाक का लड़का बिलाल गायब है। तो ये तुरंत स्ट्राइक किया कि ये दोनों ही मामा भांजे यानी प्रभाकर और ये उसका मामा, ये दोनों ही वहाँ उस समय आए थे। और हम लोगों ने पूछा भी कि भाई तुम यहाँ कैसे आ गए, तरावी हम लोगों का कार्यक्रम है, तुम कैसे आ गए। तो बस ये कह के टाल दिया कि नहीं भाई हम तो बस ऐसे ही देखने के लिए आए हैं तुम लोगों को। और ये भी बताया उनमें से एक सज्जन ने कि मैंने उससे स्पेसिफिक पूछा कि यार चलो आओ कुछ खा लेते हैं यहाँ पर तमाम खाने, लेकिन इन दोनों ने नहीं खाया। और अंतिम तक जब तक सब लोग चले नहीं गए, वैसे तो रमज़ान में कभी खाली नहीं होती दुकानें, ये सब रात में भी चलती रहती हैं। सवेरे कुछ लोग शहरी का सामान ले जाते हैं, कुछ दूसरे काम से व्यस्त रहते हैं, क्योंकि दिन में जब वो रोज़े से होते हैं तो उनको आराम करना होता है। तो उसने कहा जब सब लोग चले गए तब तक ये मौजूद था, तब तक ये वहाँ से नहीं गया था। अब ये एक ऐसी बात थी जो कुछ अटपटी सी लग रही थी कि जो आदमी कभी सालों साल से जो उसी मोहल्ले में रह रहा है, जिसको कभी तरावी के टाइम लोगों ने नहीं देखा है, वो अचानक उसी दिन दोनों लोग क्यों तरावी देखने पहुँचे, बिना पर्पस के, खाया भी नहीं, कुछ सामान भी कोई नहीं लिया वहाँ पर, और लोगों ने पूछा भी तब भी मना कर दिया। तो ये बात कुछ अटपटी सी लगी। तो खैर उसके बाद अमित सिंह को वहाँ से उसी समय थाने पर बुला लिया गया, जो मामा था इसका। पहले तो शराफत से बात शुरू हुई और फिर अच्छी वाली पूछताछ शुरू की गई। हालांकि अच्छी वाली पूछताछ के समय कुछ सब इंस्पेक्टर्स ने कहा सब नशे का आदी है, ऐसा न हो कुछ अनहोनी हो जाए, लेकिन इतना दबाव हो चुका था और इतनी चीज़ें, जो नया फैक्ट ये पता लगा था, उससे उसके लिए मामा से यानी अमित से बात करनी बहुत ज़रूरी थी। अमित कुमार सोनी उसका नाम था। तो फिर जब अच्छी वाली पूछताछ शुरू हुई तो थोड़ी देर में बात खुल गई। उसने पूरी बात बताई। उसने कहा 18 तारीख की शाम को कोई 8 बजे, 7, साढ़े 7, 8 बजे प्रभाकर बाहर से बिलाल को मुंह बंद किए हुए, मुंह पे हाथ लगाए हुए और कुछ कहते हुए 10 कदम के बाहर ही वो खेल रहा था, घर के भीतर ले आया और ये कहा कि मामा आप और प्रीति मिलके इसको संभालो और हम लोग बहुत ही ख़राब स्थिति से गुज़र रहे हैं,
और हम लोगों को इतना पैसा मिल जाएगा कि हम अपना आसानी से जीवन यापन कर सकेंगे। खैर उस रात तो अमित सिंह ने कहा कि हम लोग बिस्किट और कुछ हम बिस्किट ले आए, टॉफ़ी ले आए और उसको बहलाते रहे, फुसलाते रहे और वो सो गया। अगले दिन जब बहुत हल्ला मच गया चारों तरफ से, तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई और बिलाल कहाँ है, और पूछते पूछते लोग हमारे यहाँ तक आने लगे। मैं बाहर तख़्त पे था, मैंने इशारा कर दिया प्रीति को कि अब हमारे घर की तरफ भी लोग आ रहे हैं। इसी बीच में बच्चे को किसी की हो सकता है आवाज़ समझ में आई हो, उसने रोना शुरू कर दिया, मम्मी पापा के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। प्रीति ने उसका मुंह दबाया। इसी बीच प्रीति को सुनाई पड़ा कि बाहर भी लोग बिलाल के बारे में पूछ रहे हैं। उसने डबली श्योर होने के लिए उसके मुंह पे एक कपड़ा ठूस दिया और जब थोड़ी देर के बाद सब लोग पूछताछ करके निकल गए तो मुंह में से कपड़ा उसका निकला, हल्की हल्की बेहोशी में था। फिर उसको पानी पिलाया, फिर वो ठीक हो गया और फिर उसके बाद रोने लगा। इस बार उसने ज़्यादा देर, उसको ऐसा लगा कि शायद मुंह में कपड़ा ठूसने से बेहोश हो जाता है, ज़्यादा देर तक कपड़ा हम ठूस देंगे तो ज़्यादा देर तक बेहोश रहेगा, तब तक हमारा भाई प्रभाकर कुछ न कुछ पैसा इसके बाप से मांग कर ले आएगा। इस बार उसने कपड़ा ठूस दिया और उसके बाद फिर बाहर चली गई, लोगों की एक्टिविटी को देखने लगी। उसका कहना था कि थोड़ा सा उसके मन में भी डर बैठ गया था, लोगों की एक्टिविटी देखने लगी। रात में प्रभाकर कोई 9:30 साढ़े 9 बजे के आसपास आया होगा और भाग के सीधे प्रीति से पूछा कहाँ है वो गया तो उसके मुंह में वो कपड़ा क्या था, वो प्रभाकर की ही एक शर्ट थी जो उसके मुंह में ठूंसी हुई थी। और प्रभाकर ने देखा कि ये तो ठंडा पड़ चुका है और इसमें ज़रा सी भी जान नहीं है। अमित को यानी मामा को बाहर से आवाज़ लगाई कि ये तो ख़त्म हो गया, अब आगे क्या किया जाए। उन्होंने कहा देखो, जिस हिसाब से पुलिस दिन भर घूमी है, जिस हिसाब से मोहल्ले वाले बार बार हमारा ही दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और डॉग कुत्ता जो है बार बार हमारे गेट तक आया है, तो ये अभी रात में या कल सुबह तक ज़रूर धावा बोलेंगे और बॉडी यहाँ मिल गई तो पब्लिक चीर देगी, फाड़ देगी और छोड़ेगी नहीं। ये तय किया गया कि इसको तुरंत किसी बैग में रख के, पुराने बैग में रख के घर से बाहर कर दिया जाए, घर में ये नहीं रहना चाहिए। फिर उसने कहा कि पहले देख लो, ऐसा तो नहीं जिंदा है कि बाहर कहीं हम छोड़ें वो जिंदा हो जाए, वो सबको पहचानता है। तो खैर उन लोगों ने अपनी तरफ से देखा था, उन्होंने कहा कि अभी कुछ शरीर गर्म तो है लेकिन हमें लगता नहीं है कि ये ज़िंदा है और अब तो किसी कीमत में इसको यहाँ पर नहीं रखना है। 3 बार लोग आ चुके हैं। प्रीति ने कहा कि अब ये कतई इसको यहाँ मत रखिए, 3 बार लोग आ चुके हैं, अगर भीतर आके किसी ने तलाशी ले ली तो बड़ा बुरा हो जाएगा। खैर रात में 12 साढ़े 12 बजे की बात है, इन लोगों ने तय किया, बैग में एक उसको कपड़े में लपेट के रखा, बैग टांगा प्रभाकर ने और वहाँ से निकला। जैसे ही वो घर से बाहर निकला होगा वैसे ही सामने से पुलिस की एक टुकड़ी आती हुई दिखाई पड़ी। ऐसा उसका अनुमान है कि वो लोग, उसको डर लग गया कि ये हमको ही देखने आ रहे हैं। उसने बैग वहीं पे उतारा और 10 कदम दूर जाकर खड़ा हो गया। वो पड़ोसी का मकान था। फिर उसके बाद जब पुलिस बिना कुछ पूछे हुए या बिना नोटिस किए हुए वहाँ से चली गई, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा उस समय चलती है रमज़ान के टाइम में, आप समझ सकते हैं, तो वो फिर उसको बैग को लेके आगे बढ़ा। फिर उससे कुछ खटका हुआ, फिर उसने नीचे रख दिया। उस गली में अंधेरा भी था। फिर धीरे धीरे करके वो उस खाली प्लॉट तक पहुंचा और उसने देखा कि इसमें यहीं अगर इसको फेंक दिया जाए तभी जान बच सकती है, बाकी कोई तरीका और है नहीं। अमित ने और प्रभाकर ने मिलके ये कहा कि इसको गाड़ दो इसी में। तो बालू का एक ताज़ा ढेर था जो लगा हुआ था, उसको हाथ से नीचे की तरफ से हाथ से बालू निकाल के और उसी में उस बैग सहित उसको डाल दिया बिलाल को, और ऊपर से बालू का वो ढेर चिपका दिया। और फिर उसके बाद की कहानी आपको पता ही है कि किस तरह से पुलिस ने इसमें इतनी मेहनत की और पुलिस परेशान थी कि कैसे ये घटना खुले। फिर जब इन लोगों से पूछताछ हुई तब प्रभाकर ने और अमित ने बताया कि हम लोग पैसे से बुरी तरह टूट चुके थे। प्रभाकर ने कहा कि मेरे पिताजी का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था और काफ़ी दिनों से माँ और बाप में झगड़ा होता था, तो इसीलिए
बाप घर पे नहीं रहते, कहीं दूसरी जगह रहने लगे थे और बहन शादी के योग्य हो गई थी। हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं था। मामा के लिए बताया कि नशे के आदी हो गए थे और हम लोगों को पैसा तुरंत चाहिए था। उस पैसा बनाने के लिए मेरे दिमाग में यही आया कि यही अपने यहाँ सबसे मजबूत और सबसे पैसे वाला आदमी है और ये बच्चा बराबर वहीं आसपास खेलता है। इस बात की सुन रखी थी कि आखिरकार कैसे बच्चे को अगवा करके या उसको अपहरण करके कैसे पैसा लिया जा सकता है। इस आदमी के पास पैसा बहुत था, हम लोग बराबर आते जाते देखते थे और फिर ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगर बिलाल कभी एकदम अपने दरवाजे के सामने दिखाई पड़ गया तो उसको किडनैपिंग कर लेंगे और उसको अगवा कर लेंगे और उसके बदले में पैसा मांग लेंगे। पैसा तुरंत मिल जाएगा हम लोगों को, यही इनके दिमाग में था और इसी की वजह से उन्होंने इतना जघन्य कृत्य किया कि एक अबोध बालक की हत्या हो गई और उसकी जान चली गई। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल क्राइम की एक दूसरी घटना जो लखनऊ में मेरी तैनाती के समय घटित हुई थी उसको लेकर आपके सामने आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।